हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान की जो एक विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की कंटिन्यूअसली हमारे साथ में जो है यहाँ पर में जो है जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है, सिविक्स के, उनको सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, जिसके अंदर में आप लोगों को हम जैसे रिकॉर्डेड एक सीरीज दी थी ना, वैसे ही फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाला एग्रीकल्चर, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाते हैं आप लोगों के अकेले। अहोम आप लोगों का एक टॉपिक है, गवर्नमेंट एक टॉपिक है आप लोगों का। वो टॉपिक्स पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आपको एक प्रीमियर कंटेंट आपको मिलने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मैं थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मैं सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लाइक्स के लिए फ्रेंड्स। यही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर में आप लोगों के कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन कीजिए। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, आज ही जो है एक पेपर देखा मैंने आप लोगों का, ठीक है। बीपीएससी हेड टीचर का पेपर था, उसके अंदर में पूछा गया था जुडिशियल रिव्यू कौन सा आर्टिकल है उसका। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल नंबर 13 है आपका, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। वैसे आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कभी अगर आप आगे वाली एग्जाम में देना चाहो तो दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी है, अगर उसको लगता है कि कोई भी कानून, बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है संविधान का, अगर उसका उल्लंघन करता है, मतलब हमारे संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कानून बना देता है कोई हमारे संसद में, तो उस कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है, ठीक है। कोई भी कानून ऐसा हो जो संविधान का उल्लंघन करता हो, उसको रद्द किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग बताइए। अगर हमारा संविधान के खिलाफ जाकर कोई कानून बना रहे हैं तो उसको खत्म करा जाना चाहिए कि नहीं करा जाना चाहिए? तो उसी वजह से फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर में एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर में ऐसा कानून बन जाता है जो संविधान के खिलाफ चला जाए, तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे कानून थे, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा, थोड़ी दिनों पहले, ठीक है, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून था, याद आ रहा है आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उससे पहले एक एनजेक कानून आया था 2014 के अंदर में, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन वाला कानून, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, जबकि संसद से पास हो चुका था वो। तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों का कि उसको रद्द किया जा सकता है। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। अब इसको मैं आपको अच्छे से पहले समझाता हूँ। हमारे संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो क्वेश्चन डाल दे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कितने अंग है हमारे सरकार के। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 ऑर्गन है या 3 अंग है हमारे सरकार के। कौन कौन से 3 अंग है हमारे सरकार के? ठीक है, एक है आप लोगों की लेजिस्लेटिव ब्रांच, विधायिका, जो कानून बनाती है। ये भी क्वेश्चन आया आपका, विधायिका, लेजिस्लेटिव देख लेंगे ना, ये जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें जाकर बैठते हैं और कानून बनाते हैं। इन्होंने जो कानून बनाया उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कार्यपालिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका मतलब आप लोगों के मोदी जी और उनके जो मंत्रिमंडल वगैरह जो और जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह वो है ना, सारी की सारी इसमें आ जाती है कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। ये दूसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच है आपकी जुडिशियल ब्रांच, न्यायपालिका, जो इनके ऊपर में नजर रखती है और सारी चीजें कानून के मुताबिक हो रहा है या नहीं उसको भी देखती है। तो ये 3 ऑर्गन है हमारे सरकार के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में क्या है? तो हमारे भारत में कानून का शासन है। कानून का शासन का मतलब होता है कि कानून सभी पर इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है, और सभी को जो है वो समान रूप से देखेगा कानून। तो ये एक याद रखना है कि लॉज अप्लाई टू ऑल एंड सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड व्हेन लॉज आर वायलेटेड। मतलब कि कानून सभी के ऊपर में समान रूप से लागू होगा, ये आप लोगों का रूल ऑफ लॉ कहता है। और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी है कि रूल ऑफ लॉ लागू रहे? वो जिम्मेदारी जुडिशरी की है। और जुडिशरी जो है वो फाइनल इंटरप्रिटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका ये कहती है कि संविधान में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब ऐसा है, जो आप सरकार बोल रही है वैसा नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है सर। इसका मतलब इंटरप्रीटर मतलब व्याख्या, तो जो जो जुडिशरी कहेंगी, जो कोर्ट कहेंगी, उसी को माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जो जुडिशरी है उसी को फाइनल इंटरप्रीटर माना जाता है संविधान का। अभी थोड़े दिन पहले बिहार के अंदर में जो 65% रिजर्वेशन था, उसको पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों, क्या बोलकर कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना वो सही है करके, हमारी व्याख्या के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। तो जुडिशरी फाइनल इंटरप्रीटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। इसके ऊपर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दूं। अब हमारे देश के अंदर में जो भी कानून बनता है, ठीक है, कानून बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा से पहले उसको पास करवाना होता है, फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर में हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो कानून बन जाता है। जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये कब आता है रोल में, जब पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास हो जाता है तब। ऐसा नहीं कि कानून बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपनी नाक घुसाए उसमें और बोले नहीं नहीं इसको रद्द कर दो, हम इसको नहीं मानते, ऐसे नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या कोई भी कानून रद्द करने का कब होता है, जब वो कानून बन जाए। अरे भाई, तलाक कब हो सकता है, जब शादी हो चुकी हो, है ना, तभी तलाक हो सकता है। बिना शादी हुए तुम बोलेंगे तलाक तलाक तलाक, नहीं ना। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि कानून बनने के बाद ही उसको रद्द किया जा सकता है। तो पहले बनेगा, कानून बनाने में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई रोल काल नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। कानून बनाने का जो पूरा अधिकार है वो हमारी विधायिका को है, लेजिस्लेचर को है, संसद को है और विधानसभा वगैरह को है। अगर वो कानून गलत हुआ तो उस कानून को रद्द करने का अधिकार जो है वो हमारी न्यायपालिका के पास में है। तो ये जो क्वेश्चन था ना आप लोगों का, जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ठीक है, कि संसद द्वारा पारित कोई कानून को संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, सही है। लेकिन कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता, ये गलत है। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, कानून तो बन जाएगा वो, फिर उसको रद्द कर देंगे। पहले उसको बनने आ देंगे, फिर बाद में रद्द करेंगे। तो बनने के बाद, ठीक है, उसको रद्द किया जा सकता है। तो कानून बनाने में जुडिशरी का कोई योगदान नहीं है। तो ये वाला गलत है आपका। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ए सही है, बी गलत है। तो आपने देखा इतना जो है यहाँ पर में जो बड़ा क्वेश्चन था वो भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे आप लोग एग्जाम के अंदर में। कंसेप्ट समझ में अगर आ गया है तो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप लोग। चलिए, पहले ही क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड 1000+ लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, पूरी टीम की तरफ से, पूरे टीचिंग परीक्षा परिवार की तरफ से आप लोगों का, आप लोगों के खुद के तरफ से भी आप लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कि 1000+ जो है लाइक्स हम लोगों के पहले ही क्वेश्चन के अंदर में हो गए जो आज का हमारा सेशन का था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, संसद द्वारा पारित कानूनों को ध्यान से देखना आप लोग, एग्जाम में आया हुआ, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब क्वेश्चन डाले तो उसके अंदर में नीचे में लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया था, वो कौन से तारीख को। तो संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है। जी, शकील अहमद जी बोल रहे टीचिंग परीक्षा जिंदाबाद। मैं कह रहा हूं कि पूरा टीचिंग परीक्षा परिवार जिंदाबाद, आप लोग भी जिंदाबाद। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में इसको कहा जाता है आप लोगों का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, या ठीक है, जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनर्निरीक्षण इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ये हम लोगों ने कंसेप्ट लिया था अमेरिका के संविधान से। तो देख लिया आप लोगों के एग्जाम के अंदर वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया आपके एग्जाम का। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक समीक्षा जो है, ये बोलता है कि जुडिशरी किसी भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, मतलब उसको खत्म कर सकती है, अगर उसको लगता है कि पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है, या बेसिक स्ट्रक्चर का, या हमारे कोई भी ऐसा संविधान का कोई पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर उसको बदल दिया या उसको नुकसान पहुंचाया है तो उस कानून को ही रद्द कर दो। ठीक है, जैसे कि जानने का अधिकार आपका है, ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया थोड़े दिन समय पहले, वो क्या कर रहा था, आपके जानने के अधिकार को उल्लंघन कर रहा था। आप जान नहीं पा रहे थे कि कौन कितना चंदा किसको दे रहा है, तो उसको उसने खत्म कर दिया, बोले कि नहीं ये इसको खत्म करो करके। ठीक है, यदि न्यायपालिका को लगता, देखो फिर से क्वेश्चन, देखिए आपको जो पढ़ा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, मैं ध्यान से समझ लिया आप लोग। 1200 लोगों ने यहाँ पर मैं लाइक कर दिया फ्रेंड, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं सभी लोग, और जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकता है, एक एक जो टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी का जो सिपाही है वो हर एक जगह पे शेयर करके आ जाएगा जल्दी जल्दी से। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द करने के पास अधिकार जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जुडिशियल
रिव्यू कहते हैं। फिर से देखिए आप लोग, न्यायिक समीक्षा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसमें न्यायिक पुनर्निरीक्षण लिखा हुआ था, हिंदी का ट्रांसलेशन, यह न्यायिक समीक्षा लिखा है, हिंदी इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू ही कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए आप लोगों ने 86% लोगों ने सही आंसर दिया है, और क्या चाहिए, 88% लोग हो चुके हैं अब यहाँ पर में, जब मैंने यहाँ पोल बंद किया तो 88% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है ना। कानून के शासन का अर्थ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज मैंने बताया कि कानून के शासन का अर्थ क्या होता है, कानून के शासन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। रूल ऑफ द लॉ का मतलब क्या है। जिन लोगों ने भी अभी तक फ्रेंड टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और एक चीज और, जितने बच्चे चाहते हैं कि मैं ईवीएस आपको पढ़ा दूं पूरा का पूरा एक साथ एक ही साथ में, और ईवीएस के साथ में आपको पढ़ाने के साथ में पेपर 1 की, ठीक है, 5 फ्री मॉक टेस्ट, 5 फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है पेपर 1 की आप लोगों को मिल जाए मॉक टेस्ट, ठीक है। तो नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है पेपर 1 का, ठीक है, उसको आप लोग फिल कर देना, ठीक है। आप लोगों को एक कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग उस सारी चीजों को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ईवीएस की फ्री 5 मॉक टेस्ट, उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा जो है पेपर 1 की मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। तो जो बच्चे पेपर 1 दे रहे वही लोग फॉर्म भरेंगे सिर्फ, ठीक है। नीचे में एक फॉर्म दिया, बाद में भर देना पेपर इसके लेक्चर के बाद में। तो कानून का नियम, कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, इसी को कानून का शासन कहा जाता है, ठीक है, रूल ऑफ द लॉ। और ये लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है इसको लागू करने की, जल्दी बताइए आप लोग। इसको लागू करने की जिम्मेदारी है आपके सुप्रीम जुडिशरी की, ठीक है, न्यायपालिका की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि इसको लागू करवाए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, ये 6 to 8 मतलब आपका पेपर 2 के अंदर में 21 जनवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। संगीता कुमारी बोल रही कि सर आपका बेसब्री से वेट करते हैं, अपने बेटे को बार बार जाते हैं मोबाइल देखने की, कहीं मेरा छूट तो नहीं रहा। अरे क्या बात है, ठीक है। देखिए आपका आपका बेटा भी आपका साथ दे रहा है आपकी पढ़ाई के अंदर में, कितने लकी हो आप, और वो भी कितना लकी है कि आप जैसे मम्मी उसको मिले, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाई भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसके ऊपर में कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होंगी तो फिर वो फैसले ले पाएंगे, सुप्रीम नहीं है न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर न्यायपालिका को कोई फैसला लेना है तो वो बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी भय के वो फैसला ले सकती है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए फाखरा नासिम जी ने कहा है कि ये क्वेश्चन आया था सर सीटेट जनवरी के अंदर में, तो बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 के अंदर में एग्जाम में आया था आप लोगों के। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी ये कहा जाता है उसको, और अभी ये ताजा ताजा ही क्वेश्चन है आपका 2024 का ही। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब कि भाई बिना किसी भय कि बिना किसी पक्षपात के जो भी आपको फैसला लेना है, बिना किसी दबाव के कानून की रक्षा करने के लिए फैसला लिया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ चीजें हैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं। जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया, जितने भी लोग हैं, जो लोग नए जुड़े प्लीज एक बार वीडियो को अच्छे से और से देखना आप लोग। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, विवादों का निपटारा। मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, ये राजू है, ठीक है, और ये नेहा है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों नागरिक है भारत के, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही है तो आप जुडिशरी में जा सकते हो, आप न्यायपालिका में जा सकते हो अपना लड़ाई का झगड़े को सुलझाने के लिए। तो सिटीजन्स, दो नागरिकों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर राजू को, ठीक है, सरकार पे केस करना है, किसी भी सरकार पे, चाहे केंद्र सरकार पे केस करना है या फिर हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार पे केस करना है उसको, तो कोई सरकार पे, मतलब अगर नागरिक सरकार पे केस करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा बताओ, हमारे पास में ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हम सरकार पे केस करें, आप ही लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप तो इतने समझदार लोग हो ना, आप बताओ सरकार के ऊपर में केस करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, समझदार जिम्मेदार नागरिक है, अगर सरकार कुछ भी गलत करती है तो हमारे पास में सरकार के खिलाफ में भी कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए ना। तो हम
नागरिक सरकार के खिलाफ में भी जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं, और जो न्यायालय है वो हमारी बात सुनेगा। अगर हम सही है तो सरकार को डांट लगाएगा और हमें न्याय दिलाएगा। ठीक है, तो किसी भी नागरिक को सरकार के खिलाफ केस करने का भी अधिकार है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई दो न्यायालय है वो आपस में लड़ रही है। ठीक है, मान लो कि कोई दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये आपस में लड़ रहे हैं पानी के लिए। कौन सी नदी है वो जल्दी बताओ, पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, कावेरी नदी का पानी, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो दो राज्यों के बीच में, मतलब सरकारों के बीच में, एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाए तो भी वो कोर्ट जा सकती है। तो क्या दो सरकारें आपस में एक दूसरे के खिलाफ में कोर्ट जा सकती है? बिल्कुल। अगर कोर्ट नहीं जाने देंगे तो फिर युद्ध कर लेंगे वो लोग, यहाँ पर में ढिशुम ढिशुम युद्ध कर लेंगे आपस में, है ना। तो इससे अच्छा है कि कोर्ट में चला जाए। तो विवादों का निपटारा करना भी एक न्यायालय की जिम्मेदारी है। तो अगर नागरिक और नागरिकों के बीच में कोई विवाद हो तो कोर्ट जाया जा सकता है। नागरिक सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ। और दो सरकारें एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ केस डाल दे सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो सरकारें एक दूसरे के खिलाफ केस डाल सकती है कोर्ट के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, सरकारों का जो मामला है वो भी कोर्ट सुनता है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि जो भी कानून बनता है, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट की रक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से भिन्न को पहचानिए, कौन सा वाला गलत है, अलग है। एक अलग है, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, हर लड़का यही कहता है कि मेरी वाली अलग है। पता नहीं क्यों सभी अलग है फिर तो, ठीक है, क्योंकि हर लड़के को लगता है मेरी वाली अलग है, शुरुआत में तो लगता कम से कम। ठीक है, तो इसमें से क्या अलग है ये बताइए आप लोग। अब वो सही भी हो सकता है, वो अलग वाला सही हो सकता है, वो अलग वाला गलत भी हो सकता है। ये कौन था, मेरी तो अभी है ही नहीं करके। अब बेटा तुम्हारी जब होंगी तब भी तुमको भी वही लगेगा। ठीक है, जिसकी भी होंगी तब। ठीक है, यहाँ आ जाओ अभी। न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों का पृथक्करण, हमने सेपरेशन ऑफ पावर किया हुआ है। हमने बोला है कि सरकार के जो तीन अंग है उनके बीच में जो है बंटवारा होना चाहिए। कहा गया सरकार के तीन अंग ये है, इनके बीच में जो है आप लोग बताइए कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, ताकि एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। इसकी अलग शक्तियां, इसकी अलग शक्तियां, इसकी अलग शक्तियां। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच की अलग शक्तियां है, जिससे कि कोई और उसके काम में टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण ये एक इंपॉर्टेंट है, सही बात है, ये सही है ये तो। उसके बाद में वंस अपॉइंटेड टू ऑफिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। अगर मान लो कि मैं जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया और मैं जज को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो जज जो है वो हमेशा डर के रहेगा, सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, जज को अगर एक बार नियुक्त कर दिया गया तो जज को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात याद रखना आप लोग, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, महाभियोग चलाना पड़ता है। तो एक बार अगर नियुक्ति हो जाए तो न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन काम है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जो भी होगा वो गलत वाला होगा, है ना। ओके, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सरकार का कोई हस्तक्षेप उसके अंदर में नहीं होता। ठीक है, जजेस आर अपॉइंटेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बिना होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा क्या है फिर, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। गलत, न्यायाधीशों का कोई सेवा काल निश्चित नहीं होता कि 4 साल के लिए न्यायाधीश बनेंगे, 5 साल के लिए बनेंगे, नहीं, उनकी एज होती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो 65 साल के जब तक हो नहीं जाता, ठीक है, चाहे कितने भी साल वो कोर्ट में रहे, ठीक है, 65 साल का जब तक हो नहीं जाता तब तक वो रिटायर नहीं होगा। और अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो वो 62 साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक वो कोर्ट में जज बन के रहेगा। कोई टेन्योर, मतलब कि सेवा काल निश्चित नहीं होता कि 4 साल के लिए जज बनेगा, 5 साल के लिए जज बनेगा, नहीं। ठीक है, जब तक कि वो जब तक कि रिटायरमेंट की एज ना आ जाए जो है वो, तब तक वो नहीं होगा यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, इसी वजह से ये अलग है। ठीक है,
ये गलत है, इसी वजह से अलग है। आपसे भिन्न पहचानने बोला था, तो भिन्न मतलब वो 3 सही है, ये गलत है। तो आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए दानी सर की सोशल आर्मी रुकना नहीं है, लाइक एंड शेयर करो सभी लोग। चलिए राजा जी बोल रहे हैं, तो चलिए राजा जी का बात सुन लीजिए यहाँ पर मैं। ठीक है जी, ओके। तो न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित नहीं होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, निश्चित होता है बोला है ना, तो निश्चित नहीं होता। एक्चुअली वो कोई 4-5 साल के लिए नहीं बनते, जब तक उम्र ना हो जाए तब तक वो न्यायाधीश के पद पर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स एक बार जस्ट इसको बंद करके स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ बिना स्क्रीन के में अवरुद्ध डाले। तो न्यायपालिका के संबंध में कौन सा वाला कथन गलत है, ये बताना है आप लोगों ने, गलत वाला कौन सा है। ठीक है, तो न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ना कि भाई अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कोई कानून ऐसा पास कर दिया है जो कानून का, हमारे संविधान का उल्लंघन है, तो उसको रद्द करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है, रद्द करने का अधिकार है न्यायपालिका के पास में। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच में पैदा होने वाले विवादों को तो हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच में नहीं। गलत। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर दो राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हो तो उसमें भी क्या किया जा सकता है, उसमें जो है न्यायपालिका में जाया जा सकता है, न्यायपालिका उनके बीच के झगड़े को सुलझाएंगी। तो ये आपका गलत है कि दो राज्य सरकारें कोर्ट में नहीं जा सकती, गलत। जा सकती है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये सही, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी देखिए, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से काम करती है वो। तो बिल्कुल सही बात है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये भी सही है। आपका गलत क्या है यहाँ पर, मैं इस पॉइंट में गलत क्या है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया कि दो गलत है तो क्यों गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो क्यों गलत है ये बताएंगे आप लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का बंटवारा है, फंडामेंटल राइट्स को बचाता है हमारे, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार और संसद वगैरह जो है कोर्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड लिटिल और विथ नो इंटरफेरेंस, मतलब सरकार के हस्तक्षेप के बिना उनकी नियुक्ति होती है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो सरकार के दबाव में इसलिए फैसले नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने उनकी नियुक्ति की नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे सकती। न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे भारत की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, वे सरकार के खिलाफ भी फैसला दे सकती है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद में किसी भी न्यायाधीश को जो है वो हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हटाने की लंबी प्रक्रिया है, जो कि सरकार के लिए बड़ा कठिन हो जाता है किसी जज को हटाना। तो जज जो है बिना किसी इसके करते हैं फैसला की, बिना किसी पक्षपात के। देखो संविधान ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं रखा है, मैंने अभी आपको बताया ना। कोई कार्यकाल सुनिश्चित है क्या, जब तक उनकी आयु ना हो जाए, ठीक है, कोई आयु उनकी हो ना जाए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष की आयु तक वो जो है वो रहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक जज बने रहते हैं। हाई कोर्ट के जज 62 साल, दोनों लिखो, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज कितने कितने साल तक के लिए बने रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए उनको इस्तीफा देना है, उनको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, जजगिरी करने में उनको मजा नहीं आ रहा, तो वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, किसको देंगे, वो देंगे राष्ट्रपति को। देखिए अगर हाई कोर्ट के जज को अगर मजा नहीं आ रही तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मजा नहीं आ रहा जजगिरी करने में, तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। तो इस्तीफा किसको भेजते वो लोग, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर उनको हटाना है तो बहुत मुश्किल काम है,
पहले संसद की सिफारिश लगती है, संसद में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा में उनको हटाने का प्रस्ताव, तब जाके राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, अगर उनको हटाना भी है जज को। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बार नियुक्त हो जाने पर उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत से संसद में पास करो, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकता है। और 2/3 बहुमत से उनको हटाने में ही पसीने छूट जाते हैं। आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है संसद की कार्रवाई के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर में न्यायाधीशों का सेवा काल जो है वो निश्चित होता है, ये वाला पॉइंट गलत है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग फिर से एक बार बताइए, इस बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैं जैसे देख पा रहा हूं यहाँ पर में कि आप लोगों ने जो है पोल में आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़कर आंसर करें यहाँ पर में। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में लाइक्स भी कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया 1500 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग मनोबल बढ़ाते रहिए। इनकरेक्ट वाला पूछा आपसे, जुडिशरी जो है किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, सही बात है। ठीक है, पहला वाला आप लोगों का सही है। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल सही है। ये वाला आपका गलत है, आपसे गलत वाला पूछा था तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा था। दो सरकारों के बीच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, गलत है। अगर दो सरकारों के बीच में लड़ाई है तो कोर्ट जाने का उनके पास में अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीलेट सिस्टम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। अपीलेट सिस्टम मतलब क्या होता है? बिल्कुल MR 90 390 जी बताइए। पेपर 2 का ही क्वेश्चन है सारे। टीचिंग परीक्षा टीम जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच मकसूद आलम जी। देखिए न्यायिक जो है अपील की व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो है लोअर, ठीक है, कोर्ट ने जो है गलत फैसला दिया है आपको, ठीक है, लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ जो फैसला दिया है वो जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है, तो आप हायर कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, हायर कोर्ट जाने का जो आपका अधिकार है ना वो है। देखो एपीलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, एपीलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है आप लोगों की लोअर कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट जिला स्तर के ऊपर में जो कोर्ट्स होती है वो, फिर होती है आप लोगों की हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है, और उसके बाद में होती है आप लोगों की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर में होती है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है तो आप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हो, अपीलेट सिस्टम, अपीलीय व्यवस्था का इस्तेमाल करके। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने भी आपके खिलाफ फैसला दिया है तो आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अगर लगे कि भाई किसी अदालत ने आपके खिलाफ फैसला सही नहीं दिया है तो उस फैसले के खिलाफ, ठीक है, उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का जो अधिकार है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों का कहलाता है, ठीक है, वो आप लोगों का कहलाता है अपीलेट सिस्टम। लोअर कोर्ट्स के अंदर में कौन सी आती है आप लोगों की, जिला अदालतें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है आप लोगों की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको जिला, ठीक है, आप लोग अदालतें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं आप लोग, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोर्ट आप लोगों की। लोअर लेवल पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आप लोगों की। तो अगर मान लीजिए कि जिला जिला जज है, जिला न्यायालय है आप लोगों का, जिला, ठीक है, न्यायालय, अगर इसने कोई फैसला दिया आपको जो है आपको दोषी करार दे दिया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो फिर जिला जज के फैसले के खिलाफ। अगर हाई कोर्ट के जज ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसी को शास्त्रों में, हमारा जो संविधान नामक ग्रंथ है, ठीक है, उसके अंदर में इसको एपिलेट सिस्टम कहा गया है। ठीक है, एपिलेट,
ठीक है, सिस्टम कहा गया है, अपीलीय व्यवस्था, अपीलीय व्यवस्था इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, एपीलेट सिस्टम, पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट जजमेंट पास बाय लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका जुलाई 2019 के पेपर में पूछा गया, 1600 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो ऐसे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे, ठीक है, आप लोगों को करवाता रहूंगा मैं क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, और भी जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसके अंदर में। तो देखिए फ्रेंड, कोई व्यक्ति जिला जज मतलब कि निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है, ठीक है, तो वो कहा जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय जा सकता है अगर जिला जज के फैसले से खुश नहीं है तो वो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ये सिस्टम चलता है, इसको अपीलीय व्यवस्था कहते हैं। एपीलेट सिस्टम, क्या कहते हैं इसको, एपीलेट सिस्टम, अपीलीय व्यवस्था। एक और चीज होती है जिसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, न्यायिक निचली जो है न्यायिक व्यवस्था, अब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एकीकृत, ठीक है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी इसको कहते हो आप लोग। ठीक है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ओके, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हायर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ जाकर लोअर कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। मतलब कि मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने कोई एक फैसला दिया है, ठीक है, ए, तो उसके अगेंस्ट में जाकर जो है कोई और फैसला नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, अगर उसके ऊपर वाले कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो, और उसके नीचे वाला कोर्ट भी नहीं दे सकता उसके खिलाफ फैसला। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, इसने ए नाम का फैसला दिया है, तो इसके अगेंस्ट में जाकर ये फैसला नहीं दे सकता, इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। मतलब कि जो उसके ऊपर वाले कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो उसके अगेंस्ट जाकर आप कोई फैसला नहीं दे सकते, वो आप पर बंधनकारक होता है। इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स, ऊपरी अदालतों के द्वारा दिया गया फैसला निचली अदालतों के ऊपर में बंधनकारक होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स। लिखो, एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब निचली अदालतों पर बाध्यकारी फैसला जो उच्च न्यायालयों द्वारा दिया गया है। अगर उच्च न्यायालय मतलब कि ऊपरी अदालतों के द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो उसके नीचे जितनी भी अदालतें आती है वो सारे लोगों के ऊपर में वो फैसला कंपलसरी हो जाएगा, उसके खिलाफ जाकर नहीं दे सकते आप। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, दोनों मैंने समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, अपीलेट सिस्टम और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर करिए आप लोग। हमारे भारत के अंदर में कितने हाई कोर्ट्स है अभी एट प्रेजेंट, जल्दी बताइए। हमारे भारत में एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट्स है? पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स के बन जाने के, अलग अलग हो जाने के बाद में अब 25 हाई कोर्ट है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। वो भी क्वेश्चन आया था कि एपेक्स लेवल पे कितने कोर्ट है, ऊपरी लेवल पे सबसे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अपीलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। केवल 62% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है। ठीक है, ओके, संसद में थोड़ी अपील कर सकते हैं यार, जो 15% लोग जो है वो, जो 16% लोगों ने डी आंसर लगाया है, संसद में कैसे अपील करोगे आप? ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत नॉनसेंस ऑप्शन है। ठीक है, तो आप निचली अदालतों के आदेश के खिलाफ उच्च अदालतों के अंदर में जो अपील करते हैं उसको अपीलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसको पौनर्वादिक, ठीक है, प्रणाली, ठीक है, ये भी कहते हैं आप लोग, पौनर्वादिक प्रणाली, अपीलीय व्यवस्था, अपीलेट सिस्टम कहते हैं। दिसंबर 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आ गया अभी, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर अगर डायरेक्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या होगा? डायरेक्टली लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट डांट के भगा देगा आपको, बोलेगा चल भाग यहाँ से, हाई कोर्ट जाओ पहले, फिर उसके बाद इधर आना। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते अनु यादव। प्रियंका विनोद वीपी बुरे की सक्सेस किट आ गया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से हूँ और सफलता की पहली सीढ़ी आपकी तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरे टीचिंग परिश्रम को। चलिए, थैंक यू प्रियंका विनोद जी।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है उसका वीडियो बनाकर अनपैकिंग का या वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे जरूर डालोगे और @टीचिंग परीक्षा उसके ऊपर में लिखोगे जरूर, ताकि हम तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है। केवल 50% लोगों ने सही आंसर दिया है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम या एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या होता है आपका, निचली अदालतों पर जो है आपका उच्च न्यायालयों के द्वारा निर्णय बाध्यकारी होगा। डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक टेस्ट बनाए क्या आज? आज 7 बजे भी आप लोगों का एक लेक्चर है, पता है आप लोगों को? 7 बजे आप लोगों का एक लेक्चर है और उस लेक्चर के ऊपर में, ठीक है, बेस्ड उस लेक्चर के ऊपर में बेस्ड टेस्ट आपकी होने वाली है। तो इसके भी क्वेश्चन डाल देते उसमें। रेडी है क्या? चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट करते? आप लोगों का फ्रेंड्स अहोम एग्रीकल्चर का पूरा एग्रीकल्चर, प्रीमियम लेवल का एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका गवर्नमेंट, ये 3 मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स तीनों के इंपॉर्टेंट वाले जो लेक्चर्स है वो आपके पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाता है आप लोगों का। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स। चलिए 7 जुलाई 2019 का क्वेश्चन बताइए। 7 बजे आप लोगों का वो लेक्चर होने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा आप सभी लोग। आंसर करिए इसका। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा फैसले से असंतुष्ट हुआ है, ठीक है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित में सब कौन से कोर्ट में जाएगा? तो भाई वो जाएगा अभी यहाँ पर में जिला जज के फैसले से वो खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, खत्म हो गई बात। ओके, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर में, हाई कोर्ट में जाएगा जिला जज से। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार के मामले होते हैं, दो कानून हमारे भारत में दो प्रकार के हैं। एक होता है सिविल लॉ दीवानी मामला और एक होता है क्रिमिनल लॉ फौजदारी मामला। देखिए क्रिमिनल लॉ के अंदर में अगर आपने कोई क्राइम किया है तो इस मामले के तहत आप पर कार्रवाई होती है। ठीक है, चलिए मान लो कि आपने जो है किसी का मर्डर कर दिया, तो ये क्राइम है। ठीक है, तो आपके ऊपर में फौजदारी मामला चलेगा, क्रिमिनल लॉ। आपने चोरी की, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ चलेगा। ठीक है, अगर आपने महिला को परेशान किया, दहेज के लिए उत्पीड़न किया उसका या कोई और चीज की, तो ये भी गुनाह है, तो आपके ऊपर में जो है वो फौजदारी क्रिमिनल मामला चलेगा आपके ऊपर में। ठीक है, जब भी क्रिमिनल मामला होता है तो पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर का फुल फॉर्म लिखो आप सभी के सभी लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग कमेंट में लिख देंगे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का, ठीक है, टेस्ट का टाइम चेंज कर दीजिए। देखिए टेस्ट अमीशा सिंह जी आप रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी देख सकते हो। ठीक है, 2 बजे तक खाना तो नहीं बनाना होगा आई थिंक। ठीक है, तो इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, क्राइम केस की जांच होती, क्राइम जो होता है उसकी जांच होती है, केस फाइल होता है उसकी जांच होती है। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, इफ फाउंड गिल्टी, ठीक है, तो अक्यूज जो होता है उसको जेल में जाना पड़ता है या उसके ऊपर में फाइन लगाया जाता है, मतलब जेल जाना पड़ सकता है क्रिमिनल केस में। बट जो सिविल लॉ होता है दीवानी कानून, उसमें केस में आपको जेल में नहीं जाना पड़ता। मान लो कि पति पत्नी की बन नहीं रही, तो वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो डाइवोर्स लेना कोई गुनाह थोड़ी है। ठीक है, डाइवोर्स ले रहे हो आप, तो ये सिविल मामला है, दीवानी मामला, कोई कोई जेल नहीं जाने वाला इसमें। बट लेना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है डाइवोर्स, जब तक अच्छे से रहो। ठीक है, अच्छे से रहो, रह सकते हो रहो यहाँ पर में। ठीक है, प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ो। ठीक है, एक नया व्याकरण मैं गढ़ू तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। ठीक है, एक कदम मैं बढ़ू एक कदम तुम बढ़ो। ठीक है, तो कोशिश करो। ठीक है, डाइवोर्स केसेस अगर मान लो होते भी है तो सिविल लॉ जो है दीवानी कानून। अगर मान लो खरीद फरोख्त का कोई मामला है, रेंट मैटर है, जमीन, कई बार क्या होता है मकान मालिक और वो जो रेंट से रहने वाला व्यक्ति, उनके बीच में जो है कोई विवाद हो जाता है, उनके बीच में वो बोलता मैं सही हूँ वो बोलता मैं सही हूँ, तो ये दीवानी मामलों में जाते हैं, सिविल मामलों के अंदर में जाते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एफआईआर वगैरह नहीं लॉन्च करनी पड़ती सिविल मामले में, कोई एफआईआर। इवन आपको बता दूं कि डाइवोर्स का केस हो रहा है, ठीक है, अब पति बोलता है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, पत्नी बोलती बच्चे मेरे पास रहेंगे, तो बच्चों की कस्टडी, अब बच्चों की कस्टडी मांगना कोई गुनाह थोड़ी है, तो वो सिविल मामला है। बच्चों की कस्टडी मांगना कोई गुनाह थोड़ी है, तो वो सिविल मामले के अंदर में चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था। लेकिन अगर आप, ठीक है, महिला को परेशान कर रहे हो डाउरी के लिए, दहेज मांगना एक खराब प्रथा है। ठीक है, एक खराब से खराब किस्म का जो इंसान होता है ना वो दहेज मांगता है, और जो एक अच्छा इंसान होता है ना वो क्या करता है, ठीक है, एक इंसान ऐसा होता है जो
जो है एक प्रिंसेस से जो है वो शादी करता है, ठीक है, और आप खुद किंग बनता है फिर बाद में। लेकिन एक सही लड़का वो होता है जो एक लड़की से शादी करता है, किंग बनता है और उसको क्वीन बनाता है, ठीक है। तो क्वीन बनाओ, ना कि जो है यहाँ पर मैं उसके पिताजी के पैसे से जो है आप यहाँ पर मैं किंग बनने की चेष्टा रखो। जरूरत पड़े तो रात में जो है वो ओला उबर चला लेना, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी कर लेना, बट लेकिन दहेज के पैसे लेकर जो तुम बिजनेस करने की कोशिश करते हो कि ये करेंगे वो करेंगे और एक लड़की को लेकर आते हो, ये सबसे निचले किस्म का मेरे हिसाब से काम है, ठीक है। प्रभावित पक्ष जो है उनको जेल वगैरह नहीं जाना पड़ता डाइवोर्स वगैरह के केस में, लेकिन दहेज मांगोगे तो जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ आपको मिल सकता है, ठीक है। फ्लैट को खाली करवाना वगैरह ये सब जो मामले होते हैं सिविल कोर्ट में चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सिविल लॉ, कौन सा वाला सिविल लॉ के मामले में नहीं आता, जल्दी बताइए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिविल लॉ के और भी क्वेश्चंस आई थिंक मिल जाएंगे हम लोगों को उसमें अगर हम डालें तो। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब होता है भाई जिसमें कोई सजा वगैरह नहीं होती। तो सेल ऑफ लैंड का मतलब किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, अब दोनों में वाद विवाद है, नहीं भाई मेरे को नहीं बेचना है मेरे को खरीदना है वगैरह, तो ये आपका सिविल लॉ के अंदर में आएगा, ठीक है। डाइवोर्स केस सिविल लॉ में आएगा, बच्चों की कस्टडी मांगना सिविल लॉ में आएगा। हाँ लेकिन अगर आपने महिला को सताया दहेज के लिए, ठीक है, तो ये क्रिमिनल लॉ है और इसमें आपको सजा होगी, तो ये आपका क्या है, क्रिमिनल लॉ के अंदर में आता है, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ के अंदर में आता है, फौजदारी मामला, और आपको सजा भी होगी अगर आपने दहेज मांगा तो, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसको मैं आप लोगों को अच्छे से पहले समझा दूं, उसके बाद में ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। रेडी हो आप लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पूरा समझाता हूं, आप लोग पहले आंसर लगा लीजिए फिर चेक करना कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। पोल दे दिया जाए टीम प्लीज, अगर दे रहे हो तो, नहीं तो अदरवाइज मैंने यहाँ से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, मत दीजिए पोल, मैंने स्टार्ट, अच्छा अपने दे दिया, चलो ठीक है। चलिए चला गया है पोल यहाँ पर में, देखते हैं आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हो, कौन क्या आंसर कर रहे हो आप लोग इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या कर रहे हो आप लोग वो बताइएगा आप लोग। फिर से दे रहे पोल आपको, डोंट वरी, फिर से दे रहे पोल, मैं दे रहा हूँ पोल यहाँ से टीम, डोंट वरी, मैंने पोल फिर से दे दिया, वो पिछला क्वेश्चन बच्चों को पिछला क्वेश्चन दिख रहा था। चलिए पोल मैंने दे दिया यहाँ पर में, आप लोग आंसर कर लीजिएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, डोंट वरी, कर दिया मैंने क्वेश्चन चेंज अभी। अरे यार इसमें 2 ही ऑप्शन चले गए आप लोगों के, चलिए अब गया है पोल बराबर से, आई होप आप लोगों ने आंसर डिसाइड करके रख लिया होगा। अब आप लोगों का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया है, अब मैं आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन। देखिए फ्रेंड्स पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। अपराध की शिकायत जो मिलती है उसकी जांच करना, ये काम पुलिस वाले भैया का है, ठीक है। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठा करना किसका काम है, बयान लेना, गवाहों के बयान लेना और सबूत इकट्ठा करना किसका काम है, जज का काम है क्या, क्रिमिनल का काम है क्या, पुलिस का काम है ये, ठीक है। तो पुलिस का काम है गवाहों के बयान लेना, सबूत इकट्ठा करना और जांच करना। जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है कि सच में गुनाह हुआ या नहीं। अगर पुलिस को लगता है कि भाई एविडेंस जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो गिल्टी है, ठीक है, तो वो एक चार्जशीट बनाती है। देखो पहले एफआईआर होगा, ठीक है, एफआईआर होने के बाद में पुलिस जांच करेंगी, जांच में अगर पुलिस को लगता है कि हाँ सच में वो व्यक्ति दोषी है तो पुलिस चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट का मतलब कि इस पर क्या गुनाह बैठता है, कौन सी धारा के अधीन उस पर गुनाह बैठता है। तो आरोप पत्र या चार्जशीट कहाँ दाखिल किया जाता है, अदालत में। पुलिस अदालत में जाती है और चार्जशीट दाखिल करती है, लो जज साहब हमारे को हमारी जांच में ये चीजें मिली है, आप देख लो, ठीक है, हमको हमारे पास में ये सबूत है इस व्यक्ति के खिलाफ। तो पहले एफआईआर होंगी, फिर पुलिस जांच करेंगी, एविडेंस कलेक्ट करेंगी और फिर जो भी आरोप बनते हैं वो आरोप लिखकर एक पेज में जज के सामने रख देंगी। फिर जज जो है वो डिसाइड करेगा आपका कि उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब जांच हो रही है
तो क्या पुलिस को यह अधिकार दिया जाए कि उसको टॉर्चर करे? ठीक है, मान लो कि आप जो है वो व्यक्ति हो जिसके खिलाफ में वो हो रहा है, आपको पुलिस ले जा रही है और डंडे से मार रही है, अलाउ करना चाहिए क्या? नहीं, टॉर्चर करना अलाउड नहीं करना चाहिए। क्या पुलिस ले जाके आपको जो यहाँ पर में गोली मार दे ढिशुम ढिशुम करके यहाँ पर में? नहीं, पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये आपका अधिकार है। ठीक है, पुलिस को ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, पुलिस को कानून की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकते। छोटे से छोटे अपराधी के लिए भी पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा देने का अधिकार किसके पास है? केवल छोटे से छोटा भी अपराध है तो सजा कौन देगा? आप बताइए जल्दी से, कौन देगा सजा? जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी बताइए, यहाँ पर मैं कमेंट आप लोगों के मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टीम दिखाते भी जाइए यहाँ पर मैं, अगर कमेंट बच्चे कर रहे हैं तो। ठीक है, सजा देने का अधिकार जो है वो केवल और केवल कोर्ट को है, बिल्कुल। ठीक है, कोर्ट को है। एनकाउंटर क्यों करते हैं? वो भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने के चक्कर में एनकाउंटर करते हैं, अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और क्या क्या अधिकार है? देखो, पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती, पुलिस आपके साथ में बहुत सारी और भी चीजें नहीं कर सकती। तो आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि हर पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास में फंडामेंटल राइट है कि वो अपने लॉयर के द्वारा डिफेंड किया जाए। आपको अधिकार है कि आप बोल सकते हो कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, मेरे को लॉयर चाहिए, तो वकील रखने का अधिकार आर्टिकल नंबर 22 में दिया है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हो या किसी और कारण से आप वकील नहीं रख पा ओके, आई थिंक अब आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आवाज भी आ रही होंगी और स्ट्रीमिंग भी आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि पुलिस जो है वो आपको टॉर्चर नहीं कर सकती, शूट नहीं कर सकती। कोई छोटे से छोटा भी अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा देने का अधिकार केवल और केवल कोर्ट का है। ठीक है, कोर्ट का अधिकार है, पुलिस आपको सजा नहीं दे सकती। इसके अलावा आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में याद रखना है कि अगर आपके ऊपर में कोई आरोप लगाया है किसी व्यक्ति ने या पुलिस ने, तो आपको आर्टिकल नंबर 22 के तहत ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका, कि आप अपने लॉयर से बात कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। ठीक है, मेरे वकील से बात कराओ। आर्टिकल नंबर 39A ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से वकील नहीं रख सकता तो किसकी जिम्मेदारी है वकील देने की? स्टेट की, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको वकील मुहैया करवाए। तो अगर ऐसा कोई नागरिक है जो वकील खुद से नहीं ला सकता तो अनुच्छेद 39A को जो है ना 39 आर्टिकल नंबर 39 क भी बोलते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि एबीसीडी में ए पहले आता है लेकिन हिंदी वर्णमाला के अंदर में क ख ग घ होता है ना, तो हिंदी वाले लोग याद रखेंगे हिंदी में जो करे। तो 39A बोलो, ठीक है, या 39 क बोलो, एक ही बात है वो। ठीक है, 39 क बोलो आप लोग, एक ही बात होती है। फ्रॉड का केस है, अगर किसी ने जानबूझ के जानते बूझते फ्रॉड किया है, कोई वो नहीं है, तो फिर क्रिमिनल केस के अंदर में आएगा वो। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 22 के अनुसार, ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो होते हैं ना आप लोगों के, अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपके पास में कुछ अधिकार है। जैसे कि अगर आपको गिरफ्तार करने आया है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको। आपको देखो, कल जाके कल जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएंगी, मतलब आएगी नहीं, अगर आई तो आपका क्या अधिकार है? आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको। ठीक है, इसके बाद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जज के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जज डिसाइड करेगा कि आपको रखना है जेल में या आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे। इसके बाद में आपके साथ में इल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब आपके साथ में जो है बदतमीजी नहीं की जा सकती, दुर्व्यवहार या यातना नहीं दी जा सकती, आपको यातना से बचने का अधिकार है। अगर आपने पुलिस के सामने कोई बयान दिया कि हाँ मैंने किया है कत्ल, ठीक है, गांधी जी का कत्ल मैंने किया, अकबर के खाने में जहर मैंने मिलाया था, सम्राट अशोक को भी मैंने ही मारा था, ठीक है, और सारे दुनिया भर के वर्ल्ड वॉर 2 भी आप ही की वजह से हुआ था, सब गुनाह अपने अपने कंधों पे ले लिए पुलिस के सामने, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जाने के बाद में जो है जज के सामने जो आप बोलोगे वही मायने रखता है। तो पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई मैटर नहीं करता, उसको सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
तो पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई मैटर नहीं करता है, मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल लो, अगर पुलिस मार रही पीट रही ना, बोल दो हाँ भाई मैं नहीं किया करके, ठीक है। फिर जज के सामने बोल देना मेरे को मार रहे थे ये लोग इसलिए मैंने बोला, ठीक है। धमकी दी थी उन्होंने कोने में ले जाके, ठीक है, कि सही ये बोल दे नहीं तो तुझे मारेंगे पकड़ के, तेरे घर वालों को मारेंगे या इधर करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अगर वो सब रिकॉर्ड कर लेगा तो भी कोई मैटर नहीं करता प्रियंका पाठक जी, जब तक आप जज के सामने नहीं बोलो तो। अगर वो रिकॉर्ड कर भी रहा है तो करने देना का, वो एडमिसिबल नहीं है जब तक आप जज के सामने खुद प्रेजेंट होकर नहीं बोलोगे। अगर आप लड़के हो, ठीक है, और 15 साल से छोटे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का यहाँ पर 15 साल से छोटा है अभी, अनलेस एंड अनटिल कि अपने मम्मी के साथ में अगर वो लेक्चर देख रहा हो तो अगर कोई लड़का है, ठीक है, और 15 साल का है, ठीक है, 15 साल से छोटा है, तो उसको जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। और अगर आप महिला हो, ठीक है, और महिला कितनी भी एज की, ठीक है, अगर आप मान लो आप 50 साल की महिला हो, ठीक है, आप 50 साल की महिला हो, तो भी आपको केवल क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। जैसे एक 15 साल से छोटे लड़के को नहीं बुलाया जा सकता, लड़की कितनी भी उम्र की हो, केवल क्वेश्चन पूछने के लिए, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, अरेस्ट करके कोई महिला पुलिसकर्मी आपको जेल ले जा सकती है, लेकिन केवल पूछताछ के लिए। नहीं तो क्या होता है ना कि कोई पुलिस वाले जो है बड़े शातिर दिमाग होते हो, जानबूझ के क्या करते हैं, लड़की को या महिलाओं को जो है ना वो पुलिस में बुलाते, क्वेश्चन पूछना है करके, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रावधान किया गया है कि महिला को केवल और केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, कि सवाल पूछना है करके। और लड़का 15 साल का, मतलब ये तो यार लड़कों के साथ में, बेचारों के साथ में कितनी ज्यादती है भाई। लड़कों को भी मत बुलाओ यार सवाल पूछने के लिए, जबरदस्ती काम धंधा छोड़ के, क्या मतलब वहां जाके बैठे रहेंगे वहां सवाल जवाब देने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, लड़कों 15 साल तक की है, ठीक है। उम्मीद करते कि कल जाके जो है 25 साल होगा, फिर 50 साल होगा, मतलब कभी तो जो है यहाँ पर में न्याय मिलेगा हमको भी। हजारों सालों से बेचारे लड़कों के ऊपर में अत्याचार होता है, अरे यार भगवान अगले जन्म हम सब लोगों को बिटिया की जो, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, तो केवल क्वेश्चन पूछने के लिए महिलाओं को नहीं बुलाया जा सकता, और लड़के अगर है तो 15 साल तक के जो लड़के उनको नहीं बुलाया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। चलिए, ये पोल का आंसर आप लोगों ने पहले बार क्या दिया था, अब आप क्या आंसर कर रहे हो, ठीक है। फिर से पोल दे देते हैं आपके पास में, 1 सेकंड में पोल दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग अब क्या आंसर लगाते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है कि पुलिस के सामने दिया गया एक बालिया बयान सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत, पहला ही गलत हो गया आपका, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गलत वाला पूछा है तो आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला ही आंसर मिल गया। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह से दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है आपके पास में, बिल्कुल है जी। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछ सकते हो आपकी क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है आपको। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर जो है 1 है। कितने लोगों ने पहले और बाद में सही आंसर दिया था, पहले 47% लोगों ने आंसर दिया था, अब 85% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, लगभग लगभग डबल हो गया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो अब बता देंगे, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। और आप लोगों को बता दूं कि कल इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, उस खुशी में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जितने भी कोर्सेस है आप लोगों के, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का कोर्स हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी का हो, आप लोगों के कोर्सेस, उन सभी पे फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। तो अगर कोई आप लोग सीटेट के बाद की तैयारी कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोग आज जो है वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आज आपको 60% ऑफ मिल जाएगा इंडिया की जीत की खुशी में, क्योंकि हम लोगों ने भाई पूरे दुनिया में डंका लहराया है, डंका बजाया है हमारे इंडिया का हम लोगों ने, ठीक है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, कि गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ में कोई भी इल ट्रीटमेंट ना हो, कोई भी आपके साथ में जो है वो दुर्व्यवहार ना हो। तो दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार आप लोगों को देता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अलग है, आर्टिकल नंबर 32 में है ये, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है,
ठीक है, और राइट टू एजुकेशन आपका आर्टिकल नंबर 21A में है, ठीक है, जो 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है, 21A आपका, ठीक है। 21 के साथ में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जिंदा रहने के लिए जैसे बाकी चीजों की जरूरत है, वैसे शिक्षा की भी जरूरत है अच्छा जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू एजुकेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23-24 है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे तो आप कोर्ट जा सकते हो, ओके। आर्टिकल नंबर 22 जो है आप लोगों को आपको लॉयर रखने का अधिकार भी देता है, और साथ ही साथ आपको इल ट्रीटमेंट से बचने का अधिकार भी देता है। अगर आपके पास में मान लीजिए कि जज आपके पास में जो है वो वकील रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो किसकी ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है आपको वकील प्रोवाइड कराए, आर्टिकल नंबर 39A में बोला गया है ये बात, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन एक और फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, आप इसका आंसर करिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे स्क्रीन से बार बार हटना पड़ रहा है, और आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। जी स्वास्थ्य गुप्ता जी, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़कियों के हितों की रक्षा करें, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल कि क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, और लड़की होना इतना आसान नहीं है। जो प्रॉब्लम्स लड़कियां उठाती है ना, वो केवल लड़कियां समझ सकती है, लड़कों को अगर उसका आधा भी झेलना पड़े तो वो उतना भी ना झेल पाए। चलिए अब आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया इसका, तो आंसर पोल में भी कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 1900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके, जल्दी से 2000 पार करना है हमने। फिर आप लोगों की क्लास 7 बजे भी होने वाली है फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी तैयारी रहेगा। तो देखिए आपको बता दूं अगर, तो अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोप के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। अरे यार पहले ही गलत है ये, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, नहीं है क्या गोली मारने का अधिकार देते क्या उसको। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये काम पुलिस का है। अरे पुलिस का नहीं है, कोर्ट का है, ठीक है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के खिलाफ है, तो अदालत में वो प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करती है। अरे एफआईआर तो सबसे पहले दर्ज होती है, एफआईआर नहीं चार्ज शीट डालते हैं, चार्ज शीट जिसको आप लोग आरोप पत्र कहते हैं। तो अगर जांच में ये पता चलता है कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है उसमें कुछ दम है, तो आरोप पत्र चार्ज शीट डाला जाता है, ना कि एफआईआर। एफआईआर तो सबसे पहले आती है। पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी जो है आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली परसों के दिन होने वाली है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा आप लोग एसएसटी पेडागोजी के लिए भी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में अगर उसको लगता है कि जो पर्सन है वो गिल्टी हो सकता है, तो ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, महिला आंदोलनों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को ब्लैंक से बचाने के लिए 1997 में विशाखा दिशा निर्देश तैयार किए थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वुमेन को कहाँ से बचाने के लिए, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो महिलाएं होती है, अगर वो काम पर जा रही है, ठीक है, तो कार्यस्थल के ऊपर में उनके साथ में जैसे कि शिक्षण संस्थान है या बाकी जगह उनके साथ में हरेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई महिला है, ठीक है, उसके साथ में जो है कार्यस्थल के ऊपर में काम की जगह के ऊपर में अगर मान लीजिए, ठीक है, उसको यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है कार्यस्थल पर, तो यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उसको यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा निर्देश दिए गए थे। और कहां पर में बचाता है वो उसको, कार्यस्थल के ऊपर में, वर्क वर्क जो एरिया है ना वहां पर में बचाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वर्क एरिया के ऊपर में बचाने के लिए, वर्क प्लेस के ऊपर में, कार्यस्थल वर्क प्लेस के ऊपर में, ठीक है, बचाने के लिए यौन उत्पीड़न से, कि भाई वहां पर में अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर में कई सारी महिलाएं होंगी जो स्कूल जाएगी बाद में टीचर बनेंगी, वहां प्रिंसिपल या कोई और टीचर आपके साथ में वो करता है, यौन उत्पीड़न करता है आपका, या आपको
हरेस करने की कोशिश करता है, तो विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों को बचाएगी। ठीक है, काफी सारी चीजें उसके अंदर में दी गई है विशाखा गाइडलाइंस के अंदर में। तो एक जजमेंट आया था, ठीक है, 1997 में, ठीक है, राजस्थान में केस हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस आई थी आप लोगों की। ठीक है, एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, अगर कोई व्यक्ति है कोई लड़की है जिसके साथ में महिला वर्क प्लेस के ऊपर में कोई अभद्र व्यवहार होता है, तो वो कमेटी उसकी जांच करेंगी, जिसमें महिला एक होगी आपकी। ठीक है, तो वर्क प्लेस के ऊपर में यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइंस आपकी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीके बासु दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बारे में कौन सा वाला सही है बताइए। तो देखिए, डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीके बसु गाइडलाइंस क्या कहती है। आप बता दीजिए जल्दी से, डीके बासु गाइडलाइंस क्या है। देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए तो आपका विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा विशाखा ठीक है, गाइडलाइंस है आप लोगों की। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस है आप लोगों की। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या फिर आप लोगों का उसको डिटेंड करते समय, ठीक है, अगर आप उसको पूछताछ के लिए ले जा रहे हो या गिरफ्तार कर रहे हो, तो जो आपको नियम फॉलो करने हैं, ठीक है, जो तरीके आपने अपनाने हैं पुलिस एजेंसी होने के नाते, या फिर कोई एक का जो है जांच एजेंसी होने के नाते, वो तरीके डीके बासु गाइडलाइंस में दिए गए हैं। मतलब कल जाके अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार कि कोई भी जो पुलिस वाला है, जब आपको अरेस्ट करने आए तो उसने प्रॉपर वर्दी पहनी होनी चाहिए। ठीक है, उसका नाम दिख रहा होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो हवलदार है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, क्या है। उसके बाद में जब आपका अरेस्ट किया जा रहा है तो मेमो बनना चाहिए। मेमो का मतलब होता है इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है, कितने बजे अरेस्ट हुआ आप, कौन कौन थे वहां पर में, किस हालत में थे आप, ठीक है, और क्या कर रहे थे आप, कोई और अगर मान लीजिए आसपास में कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो है वहां पर में हस्ताक्षर लेना चाहिए, कितने बजे अरेस्ट किया गया, कौन सी डेट थी। ठीक है, तो अरेस्ट मेमो के ऊपर में आपकी भी साइन होनी चाहिए, और साथ में अगर कोई गवाह आसपास में मौजूद हो तो उसकी भी साइन लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, विटनेस होना चाहिए कोई जिसने अरेस्ट करते हुए देखा हो। ठीक है, और इसमें कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि आपके आपके परिवार के वालों के सामने ही आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें सही सही लिखा है या नहीं, ये जांच लेना आपने। जो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसके घर वालों को आपको इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आपको उठा लिया और आपके घर वालों को पता ही नहीं कि आप कहाँ हो करके। ठीक है, जी हाँ, ज्योति यादव जी, बिल्कुल कई सारे लोगों ने चैनल बना ली, कई सारे लोग जो है वो वीडियो डाल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप उन लोगों से बिल्कुल उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपने वो डाले वीडियो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो कम से कम अपने नीचे में वहाँ डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखे, ठीक है, कि ये ऑफिशियल चैनल नहीं है, और ऑफिशियल चैनल की वहाँ लिंक डाले जरूर, ऑफिशियल चैनल की, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की। अदरवाइज क्या होगा कि उनको जो है दिक्कत हो जाएगी उन्हीं लोगों को फिर बाद में, है ना। चलो, मैं अनु सिंधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेंड या जो रिलेटिव्स है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो बाहर में रहते हैं, ठीक है, तो जैसे अरेस्ट करेंगे 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट के बारे में जानकारी दे देनी है। ठीक है, कि भाई हमने तुम्हारे बंदे को उठा लिया है। ठीक है, तो डीके बासु गाइडलाइंस क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट करने आए तो उसने प्रॉपर क्लॉथ वेयर पहनना चाहिए, अपना जो भी डेजिग्नेशन है वो सब होना चाहिए, मेमो बनना चाहिए, मतलब कि कब अरेस्ट किया, टाइम वगैरह मेंशन हो, फैमिली मेंबर या कोई और जो विटनेस वहां पर मौजूद हो उसकी साइन हो, आपकी खुद की भी साइन होनी चाहिए अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो, आपके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं तो आज से 8 से 12 घंटे के अंदर में इन्फॉर्म कर देना चाहिए उनको। तो डी के बासु गाइडलाइंस, जिले से बाहर रहने, अगर आपके व्यक्ति या रिश्ते, आपके जो है व्यक्ति के मित्र रिश्तेदार जिले से बाहर रहते हो तो उसको क्या करना चाहिए आप लोगों का। जी बिल्कुल खुशबू शर्मा जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता नहीं किसी को भी नुकसान पहुंचे यहाँ पर में, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति है जो ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों ने नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए उन लोगों ने। ठीक है, कि ऑफिशियल चैनल ये है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, डीके बसु दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति या मित्र या रिश्तेदार को जिले से बाहर रहने पर क्या करना चाहिए। तो अरेस्ट होने के जो है 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर में उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए उनके रिश्तेदारों को, 8 से 12 घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, 8 से 12 घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आपके रिश्तेदार जिले से बाहर रहते तो 8 से 12 घंटे काफी है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे बंदे को हमने उठा लिया है,
अब देख लो तुमको क्या करना है आगे में। ओके चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका डी के बासु गाइडलाइन से रिलेटेड, बताइए। जल्दी, और आपको बता दूं फ्रेंड्स 7 बजे आप लोगों की क्लास है, और जितने भी बच्चे हैं ठीक है उन लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप ठीक है WC 2024 इस कोड का इस्तेमाल करके आज आप जो है जितने भी कोर्सेस है उनके ऊपर में 60% ऑफ ले सकते हो फ्लैट। ये हमारे टीम इंडिया के जीत की खुशी में ठीक है। आज तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं आगे में जाकर बीपीएससी की तैयारी करने का, DSSB या कोई और भी कोर्स है आप लोगों की जो तैयारी की अगर आप कर रहे हो, तो आप टीचिंग परीक्षा के अगर आप कर सकते हो, या नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मदद कर देंगी आपकी। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर तो आसानी से किया जा सकता है ठीक है। तो देखिए डी के बासु गाइडलाइंस जो है आप लोगों की ये है आप लोगों का गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन नहीं, ठीक है। गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस नहीं, वो विशाखा गाइडलाइंस है ठीक है। ये है आप लोगों का कि कोई पुलिस है उसको अरेस्ट और डिटेंशन या इंटरोगेशन, पूछताछ करते समय, अरेस्ट करते समय, डिटेंशन करते समय जो प्रोसीजर फॉलो करनी है उसके बारे में है डीके बसु गाइडलाइंस आपकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर में बोला गया है अंडर आर्टिकल नंबर 22 ठीक है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड, गिरफ्तारी के समय वह व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सही बात है, वे उठा के लेके जा रहे हो तो बता तो दो कि क्यों उठा के लेके जा रहे हो। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आगे जेल में रखना है या छोड़ देना है। सही बात है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी नीड टू बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की जरूरत है और उसका इस्तेमाल आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर नहीं कर सकते भाई। सबूत आरोपी कितना भी बोल दे कि मैंने मारा है, मैंने गुनाह किया है, उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर लड़का है ठीक है, लड़का अगर वो 15 साल से छोटा है ठीक है, या फिर कोई महिला है, उसको केवल ठीक है इंटरोगेशन के लिए या पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। सही बात है। तो आंसर होगा ए बी डी, ए बी और डी दिया आपको ऑप्शन नंबर सी में। कितने लोग हैं जिन्होंने सही आंसर लगाया था, जल्दी बता देंगे मुझे ठीक है। मेरे बताने के पहले सही आंसर लगा दिया था, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिया फ्रेंड सेशन को, जल्दी बता दीजिए ठीक है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए बी और डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। आप लोगों से अब यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या बोला है कि भारतीय संविधान के 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के आशस्त मौलिक अधिकार नहीं है बोल रहा है यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा ये गलत है ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स बोला है। तो ये हिंदी में नहीं जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया था आपका ठीक है। हिंदी में नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी में नहीं पूछा है ना, तो उसको वो नहीं को काट दो आप लोग। समझ गया अभी, अब करेक्ट है ठीक है। वो हिंदी वाला नहीं काट दिया तो करेक्ट है अब ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज आप लोगों के लिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये बताइए आप लोग देखिए, एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया। जितने भी बच्चे हैं जो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि ईवीएस का मैं पूरा प्रिपरेशन उनको करा दूं, प्लस फ्रेंड्स मैथ्स का पेपर 1 आप लोगों के लिए करवा दिया जाए, तो नीचे में एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल कर देना ठीक है। आप लोगों को वो भी पढ़ा देंगे, प्लस आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 5 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अरेंज कर देंगे पेपर 1 की ठीक है। तो जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए आप उन तक वो फॉर्म भी पहुंचा सकते हो, जो लोग पेपर 1 की पढ़ाई कर रहे हो उन लोगों तक, आपके दोस्त भाई, छोटा भाई कोई भी कर रहा हो या रिश्तेदार कोई कर रहा हो ठीक है, उन तक भी पहुंचा सकते हो ये बात। तो वो आप लोगों को बेसिकली आपको याद रखेंगे कि आपने सही सलाह दी थी उनको।
तो देखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तारी के समय अपराधी को बताना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही वाला बात है, आपसे गलत वाला पूछा है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में निरक्षार्थ या प्रताड़ित ना किया जाए, सही बात है भाई, प्रताड़ित तो नहीं करना चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में किए गए कबूलनामे को अभियुक्त के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत, ये गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 2100 के करीब आपने लाइक्स भी कर दिए फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, 7 बजे जो है आप लोगों की एक जो है ना क्लास भी है आप लोगों की 7 बजे, उसको भी करना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, ये आप लोगों का कमेंट में आंसर करना है सभी बच्चों ने, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इसका आंसर कर देगा यहाँ पर में। और मैं इसका आंसर आपको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर मैं आंसर अपने हिसाब से लगा ले। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है स्लाइड, इसको पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, संस्कृत के लिए चाहिए तो संस्कृत के लिए भी आप लोग जो है फ्रेंड्स बता देना, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, जिनको भी सक्सेस किट मिल चुकी है उन लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज आप सभी जो है वो टीचिंग परीक्षा का जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर में जरूर डालिए, अपने व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, बाकी 7 बजे आपकी क्लास है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स उसके लिए तैयार हो जाइए सभी, जितने भी लोग हैं। फिर उसके बाद में हम लोग मिलते हैं, हमारे और भी जो लेक्चर्स रहेंगे उनके जो है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन हमारे उनको भी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हमारे क्लास के अंदर में, और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है टीचिंग परीक्षा चैनल को, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। ओके, सेशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आज आपका WC 2024 वर्ल्ड कप 2024 जो है आपका कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करके आप लोग जो है फ्रेंड्स कोर्स के अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, काफी सारे लोगों ने उसका आज फायदा उठाया, आप लोग भी उठा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग आगे के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। 7 बजे का लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद में आज के जो क्वेश्चन अभी कराए और 7 बजे का जो रिकॉर्डेड सेशन है आप लोगों का पूरा का पूरा, उन दोनों के ऊपर में बेस्ड आप लोगों की टेस्ट जस्ट एग्जाम उसके बाद में आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।